हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान। तो बच्चों, उसमें हम लोग ने देख लिया था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की व्याख्या कर ली थी। अब आइए देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन से उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले समझ लेंगे, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो आइए हेडिंग डालेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो लिखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये हेडिंग बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। अब देख लेते हैं प्रकाश प्रकाश जब किसी पारदर्शी जब किसी प्रकाश जब किसी पारदर्शी प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश की यह घटना प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब आइए देख लेते हैं एक कांच के स्लैब में किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक स्लैब बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक स्लैब बनाएंगे। एक कांच का ये स्लैब है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं। तो ये देख लेते हैं इस तरीके से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से इस बिंदु पर आपतित होती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे आपतित प्रकाश किरण। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित प्रकाश किरण अब जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उसी बिंदु पर हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो आइए अब इस बिंदु पर अभिलंब देख लेते हैं। तो एक अभिलंब डाल देते हैं इस तरीके से। तो किसी भी पृष्ठ पर उसके लंबवत एक रेखा खींच देते हैं जो अभिलंब का कार्य करती है। तो इस तरीके से अभिलंब डाल देंगे। अब यहाँ पर लिख लेंगे ये जो है माध्यम एक। तो यहाँ लिख लेंगे माध्यम एक इस तरीके से, और इसके अंदर है माध्यम दो। तो ये हो जाएगा माध्यम दूसरा। यहाँ पर लिख लेते हैं ये जो है ये है वायु का माध्यम, और यहाँ पर है ये है कांच का माध्यम इस तरीके से। तो अब देख लेते हैं जब कोई प्रकाश किरण इस तरीके से यानी वायु यानी ये जो वायु है ये होता है विरल माध्यम। तो यहाँ लिख लेंगे विरल। और ये जो कांच है कांच होता है सघन माध्यम। तो यहाँ लिख लेंगे सघन। तो प्रकाश किरण जब किसी विरल माध्यम यानी वायु से आकर किसी कांच के अंदर प्रवेश करती है यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या घटना होती है देख लेते हैं। अब यह किरण इस तरीके से इस बिंदु पर आपतित हुई। यह किरण यदि अपने मार्ग से विचलित नहीं होती तो ये इस तरीके से ऐसे निकल जाती। इसका डायरेक्शन ये था, इस तरीके से ऐसे
निकलती सीधे। लेकिन क्या हुआ, माध्यम बदल गया। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आई तो क्या होता है, ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से। तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक कर निकलेगी, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरीके से। ये अपने अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी, इस तरीके से। तो ये अभिलंब है और ये आपतित प्रकाश किरण है। तो इन दोनों के बीच में बना कोण आपतन कोण यानी एंगल आई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे ये अभिलंब है, ये अभिलंब का कार्य कर रहा है। अब देख लेते हैं, ये प्रकाश किरण इस तरीके से आकर इस बिंदु पर आई। अब यहाँ पर एक बार फिर से अपवर्तन की घटना होगी, क्योंकि ये जो है ये माध्यम सघन माध्यम है, क्योंकि कांच है। इस तरीके से यहाँ लिख लेते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, ये सघन माध्यम है। इस तरीके से ये माध्यम सघन है और ये जो माध्यम दिया गया है बाहर, ये वायु है, ये विरल माध्यम है। अब जब प्रकाश किरण इससे यहाँ पर आएगी तो अब इस बिंदु पर फिर से हमें अभिलंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं, इस बिंदु पर फिर से अभिलंब खींचते हैं। तो इस तरीके से फिर से इस बिंदु पर अभिलंब डालेंगे, इस तरीके से। अब यदि यह प्रकाश की किरण माध्यम न बदला होता तो प्रकाश की किरण का डायरेक्शन इस तरह से था, ये ऐसे निकलती इस तरीके से। लेकिन फिर से माध्यम बदला, फिर से अपवर्तन की घटना होगी। तो जब माध्यम बदलता है यानी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर देखते हैं अभिलंब की ओर झुक गई थी, यहाँ पर अभिलंब से दूर हटेगी यानी अभिलंब से दूर चली जाएगी इस तरीके से। तो अब जब दूर चली जाएगी तो इस तरीके से निकलेगी ये, तो ये डायरेक्शन बन जाएगा। अब ये वाला अभिलंब और इस निर्गत किरण के बीच का ये जो होगा इसे लिखेंगे एंगल ई से। और ये जो हो जाते हैं एंगल यहाँ पर लिख लेते हैं, एंगल आई बराबर एंगल ई। ये होता है आपतन कोण, तो यहाँ पर लिख लेंगे आपतन कोण बराबर ई से होता है ये निर्गत कोण, ये निर्गत किरण है तो लिख लेंगे निर्गत कोण, निर्गत कोण। ये आपतित प्रकाश किरण है और ये निर्गत प्रकाश किरण, तो उसका नाम लिख देंगे निर्गत प्रकाश किरण, निर्गत प्रकाश किरण। तो इस तरीके से ये निर्गत प्रकाश किरण हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं, इस तरीके से हमने समझ लिया कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर होकर निकलती है। तो आइए देख लेते हैं अब इसमें स्नेल का नियम, कि स्नेल ने किस तरीके से अपना नियम दिया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, स्नेल के नियमानुसार, तो यहाँ लिखेंगे स्नेल के नियमानुसार। तो देख लेते हैं स्नेल का क्या नियम था। तो स्नेल का नियम था साइन आई अपॉन में साइन आर और इक्वल टू एन। इस यानी एन जो है ये माध्यम का अपवर्तनांक था। तो ये स्नेल का नियम था। भाई इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ये है अपवर्तित प्रकाश किरण, तो यहाँ पर नाम लिख लेंगे, इसको डायरेक्शन ले जाएंगे इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तित, अपवर्तित प्रकाश किरण। तो इस तरीके से समझ लेंगे ये अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण के बीच में जो कोण बनता है वो होता है अपवर्तन कोण, और इसे एंगल आर से लिखते हैं, ये एंगल आर है। ये भी अपवर्तित प्रकाश किरण है, ये भी अभिलंब है, तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल आर हो जाएंगे इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए आगे सरका देते हैं बच्चों, देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से लिखेंगे, लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब माध्यम इसमें देख लेते हैं कि माध्यम कौन कौन से दिए गए हैं। तो ये जो दिया गया है ये माध्यम 2 है यानी कांच है, और ये जो बाहर दिया गया है ये माध्यम 1 है यानी कि वायु है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक, माध्यम
एक का अपवर्तनांक बराबर में लिखते हैं माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। अब माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर माध्यम दो दिया गया है कांच, तो मान लेते हैं माध्यम दो का अपवर्तनांक जो है वो n है, तो यहाँ पर लिख लेंगे n। तो माध्यम दो का अपवर्तनांक n हो गया। और माध्यम एक का अपवर्तनांक यानी वायु दिया गया, विरल माध्यम है तो इसका अपवर्तनांक एक रख लेते हैं, तो बराबर। अब दिया गया माध्यम एक में प्रकाश की चाल, तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल यानी कि वायु, वायु दिया गया माध्यम एक में, निर्वात दिया गया है तो निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, तो c अपॉन, और माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं, तो यहाँ पर v आ जाएगा। तो अब एक का जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा n इक्वल टू c अपॉन v, और ऐसे इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। लिखेंगे जहां c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, और v बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल है, और जो v दिया गया है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो v को माध्यम में प्रकाश की चाल मानते हैं और c को निर्वात में प्रकाश की चाल मानते हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे। अब आइए समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पर, तो लिख लेते हैं। लिखेंगे माना किसी माध्यम का अपवर्तनांक, माना किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल होगी। तो आइए देख लेते हैं ये सवाल किस तरीके से हल होगा। तो दिया गया माध्यम का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांकों का ऐसे लिखते हैं n से, तो दिया गया n बराबर 1.5। उसके बाद में कह रहा है कि प्रकाश की चाल काहे में ज्ञात करनी, माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं v से, तो v पूछ रहा तो v वाट हो गया। अब उसके बाद में c का जो मान है, c का मान तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। c का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड, ये हमने प्रकाश में पढ़ा था। तो आइए देख लेते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा n इक्वल टू c अपॉन में v। अब अगर हमें v का मान निकालना है तो v रख देंगे n की जगह और n रख देंगे v की जगह। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा v, ऊपर आएगा c और नीचे आ जाएगा n की जगह 1.5। अब इसका मान रख देते हैं, तो इसका मान रख के देख लें तो c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में नीचे कितना दिया गया, नीचे दिया गया 1.5। अब जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे, अब भाग देंगे तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो भी माध्यम दिया गया है, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक 2.1 है, उसमें प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। तो इस तरीके से बच्चों ये सवाल हल करते हैं। अब आइए देख लेते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, माना किसी कोई माध्यम दिया गया है, तो लिखेंगे माना किसी माध्यम में, माना किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माना किसी माध्यम में प्रकाश की चाल
1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। तो दिया गया है माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल को कैसे लिखते हैं? v से। तो लिख लेंगे v बराबर दिया गया है, माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस तरीके से। और निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान जानते हैं, तो c का मान दिया होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद में अपवर्तनांक यानी n, तो n पूछ रहा है, कह रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी। तो मान रख देते हैं, c का मान दिया गया है, तो दिया गया है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में दिया गया है माध्यम में प्रकाश की चाल दी गई है 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो अब कैंसिल करेंगे यहाँ पर, तो काट लेते हैं। जीरो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, तो कट कर देते हैं। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी अपवर्तनांक कितना आ जाएगा? 2। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 2 है। तो लिख देंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक 2 है जिस माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, उस माध्यम का अपवर्तनांक 2 दिया गया है। तो बच्चों इस तरीके से हम ये सवाल हल कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं एक सवाल और। अब आइए देख लेते हैं बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल इसका लिखेंगे लिखेंगे एक प्रकाश किरण एक प्रकाश किरण एक प्रकाश किरण किसी तालाब में पड़ती है, तो जल के अंदर प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आइए देख लेते हैं। कोई प्रकाश किरण है, वो किसी तालाब के पानी में पड़ती है, तालाब में पानी होता है तो पानी में पड़ती है, किसी तालाब में पड़ती है, तो जल के अंदर प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश की जो चाल है, वो क्या होगी? तो आइए देख लेते हैं। तो हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, यानी c का मान। तो c का मान हम जानते हैं, दिया गया 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से c का मान पता है। अब उसके बाद में दिया गया है कि जल में प्रकाश की चाल, तो हमें जल का अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो अपवर्तनांक के लिए लिख लेते हैं n, और जल के लिए w लिख लेते हैं, n वाटर, यानी पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, उसी में यानी पानी के अंदर जो है माध्यम में प्रकाश का वेग यानी v ज्ञात करना है। तो फार्मूला रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा फार्मूला? NW इक्वल टू सी अपॉन v। तो मान रखेंगे, तो c का मान आ जाएगा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और अपान में जल का अपवर्तनांक। तो जल का अपवर्तनांक हमें पता है, जब वेग ज्ञात करेंगे तो वेग यहाँ आ जाएगा और अपवर्तनांक इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर वेग लिख लेंगे, और अपवर्तनांक दिया गया तो अपवर्तनांक की जगह लिख लेंगे 1.33। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, और गुणे 10⁸ हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, और बटे में 133 हो जाएगा। अब भाग दे देंगे, तो जब 133 का 300 में भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा भाग देने पर 2.25 के लगभग, और गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से जल के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो होती है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
तो इस तरीके से अपवर्तनांक के जो भी सवाल होते हैं, इस तरीके से बच्चों वो सवाल हल करते हैं। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में चीज़ें आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया है, आइए उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देख लेंगे। तो लिखा, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देख लेते हैं, प्रकाश जब किसी कांच के स्लैब में पड़ती है यानी कांच के बॉक्स में पड़ती है तो किस तरीके की घटना होती है। तो देख लेते हैं, ये एक कांच का बॉक्स दिया गया है, इसमें ये इस तरीके से प्रकाश किरण आई है, इसे लिख लेते हैं आपतित प्रकाश किरण। अब जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हमें अभिलंब की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर इस तरीके से डॉट डॉट करके ये एक अभिलंब खींच लेते हैं। तो अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में बना कोण कहलाता है आपतन कोण, इसे एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अपवर्तन की घटना क्या होती है। ये है माध्यम वायु, यानी ये विरल माध्यम दिया गया है, और इसके माध्यम यानी ये कांच का माध्यम है, ये सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इस तरीके से डॉट डॉट करके इसका अभिलंब बना है। यदि किरण यह माध्यम के कारण अपना मार्ग नहीं बदलती तो इस तरीके से ये सीधे डॉट डॉट करके निकल जाती। लेकिन माध्यम बदल गया तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इस तरीके से झुककर इस बिंदु पर आ गई। अभी इस बिंदु पर फिर से अपवर्तन की घटना हो रही है, क्योंकि इस बिंदु से फिर से प्रकाश क्या है, निर्वात में जा रहा है, यानी वायु माध्यम में जा रहा है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से एक अभिलंब बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हो जाती है। तो यह किरण अगर सीधे आती तो इस तरीके से डॉट डॉट करके आती, लेकिन जैसे माध्यम बदल गया तो इसने क्या किया, अपने अभिलंब से दूर हट गई, यानी इस तरीके से आना चाहिए था तो इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में निकल गई। अब जो किरण बाहर निकलती है उसको बोलते हैं निर्गत प्रकाश किरण। तो अभिलंब और निर्गत प्रकाश किरण के बीच में बना कोण कहलाता है निर्गत कोण, और इसे एंगल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लेते हैं, एंगल आई बराबर एंगल ई, यानी आपतन कोण जो है वो किसके बराबर है, निर्गत कोण के बराबर है। तो अब देख लेते हैं, ये अपवर्तित किरण है, बीच की जो ये दी गई है अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो इसे एंगल आर से प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया एंगल आर। अब देख लेते हैं, यहाँ पर स्नेल का नियम लगा देते हैं। तो स्नेल का नियम दिया गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू माध्यम का अपवर्तनांक। अब देख लेते हैं माध्यम में किस तरीके से प्रकाश की चाल निकालते हैं। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी माध्यम 2 का क्या अपवर्तनांक होगा, उसके बाद में बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। अब उसके सामने लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और बटे नीचे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो देख लेते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक मान लेते हैं कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक n दिया गया है, और माध्यम 1 का अपवर्तनांक यानी वायु दिया गया है तो 1 रख लेते हैं। अब उसके बाद में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल यानी वायु यानी निर्वात में प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। तो अब इस तरीके से 1 का जब n में भाग लगाएंगे तो n आ जाएगा इक्वल टू c अपॉन v। लिख लेते हैं, जहां c निर्वात में प्रकाश के द्वारा प्राप्त की गई चाल है और v बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो देख लेते हैं इसके किस तरीके से न्यूमेरिकल हल होते हैं। तो दिया गया, जैसे माना किसी माध्यम का अपवर्तनांक यदि 1.5 है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है, माध्यम में प्रकाश की चाल v मान लेते हैं, निकालना है इसको, और c बराबर हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तब इसे फार्मूले में लगा देते हैं, तो n इक्वल टू c अपॉन v। अब देख लेते हैं, यदि n का मान दिया गया है और v का मान हमें निकालना है तो n की जगह v रख देंगे और v की जगह n रख देंगे। तो v यहाँ आ जाएगा और v की जगह n आ जाएगा। अब c का मान तो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन में, और यहाँ पर देखो अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया 1.5, तो यहाँ 1.5 रख देते हैं। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों इस तरीके से ये सवाल हल कर लेते हैं।